हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैराथन क्लास, जिसमें हम करते हैं मिक्स क्वेश्चन सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। देर न करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर दिया हुआ है, आप गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की यात्रा करना चाहते हैं, इनमें से किस शहर के समूह का आप चयन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। कोलकाता, कानपुर और वाराणसी, ये तीनों शहर जो हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। पटना, हैदराबाद और वाराणसी, यहाँ पर जो हैदराबाद है ये गंगा नदी के किनारे पर नहीं है, तो ये रोंग हो जाएगा। भुवनेश्वर, पुरी और दार्जिलिंग, ये भी गंगा नदी के किनारे बसे शहर नहीं है, ये रोंग हो जाएगा। दिल्ली, कोलकाता और प्रयागराज, तो ये भी गंगा नदी के किनारे बसे शहर नहीं, इसलिए ये भी रोंग हो जाएगा। यहाँ पर जो हमें समूह मिला है हमारा क्या, कोलकाता, कानपुर और वाराणसी, ये तीनों शहर जो हैं क्या हैं, गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, स्थित हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, हमें सही युग्म को चुनना है। इसमें गेहूँ में मूसलाजड़ पाई जाती है, गेहूँ में मूसलाजड़ नहीं पाई जाती है। गेहूँ की जो जड़ होती है वो कैसी होती है, गेहूँ कुछ इस तरह से होता है और इसमें कैसी जड़ पाई जाती हैं, इसमें रेसे वाली जड़ पाई जाती हैं, जिसको झकड़ा जड़ भी बोला जाता है या अपस्थानिक जड़ भी बोलते हैं इसको। तो गेहूँ में कुछ इस टाइप की जड़ होती है, यहाँ पर ये रोंग हो जाएगा। बी में देखते हैं धनिया, धनिये में कैसी जड़ पाई जाती है, मूसला जड़। तो जी हाँ, धनिये में जो है मूसला जड़ पाई जाती है। गाजर में झकड़ा जड़ पाई जाती है, तो झकड़ा जड़ नहीं पाई जाती है, ये रोंग हो जाएगा। और बांस में भी मूसला जड़ नहीं पाई जाती है, ये भी रोंग हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धनिये में मूसला जड़ पाई जाती है। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है झकड़ा जड़ और एक होती है मूसला जड़। झकड़ा जड़ को हम रेसेदार जड़ भी बोल देते हैं और इसको ही हम अपस्थानिक जड़ भी बोल देते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 3। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप या सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। तो इनका निकटतम संबंधी कौन सा हो जाएगा, सरीसृप हमें बताना है। मेंढक, मेंढक एक उभयचर होता है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए को कट कर देंगे। चमगादड़ भी नहीं होती, ये रात्रिचर होती है, इसलिए रोंग हो जाएगा। मछली केवल पानी में रहती है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या देखना था, हमें बताना है सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छिपकली। छिपकली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। निम्नलिखित में से पैगमिनो, जो पैगविन होते हैं, उनका क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। तो हमें यहाँ देखना है नहीं, निगेटिव पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीरों में बहुत बसा होता है, तो जी हाँ ये होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट है। उनके शरीर क्या होते हैं, धारा रेखीय होते हैं, ये पॉइंट भी पॉजिटिव है, इसलिए ये रोंग हो जाएगा। देखते हैं सी पॉइंट में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दे रखा है, वे अपने जो रंग है आसपास के वातावरण के अनुसार बदल लेते हैं। तो पैगविन में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती है कि वो अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदले। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पर रोंग है या निगेटिव है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें निगेटिव से निगेटिव मैच करना था। डी में दिया हुआ है, वे एक साथ इकट्ठे होकर चिपक कर जीवित रहते हैं, तो ये पॉइंट सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोंग हो जाएगा। हमें जो देखना था, राइट आंसर निगेटिव से मिलाना था कि क्या उनकी विशेषताएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कौन सी उनकी विशेषता नहीं होती हैं, वे अपने आसपास के वातावरण के अनुसार क्या करते हैं, अपने शरीर का रंग जो है नहीं बदलते हैं, ये चीज़ यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ 5। बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत हैं। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा परिचय करवाता है। तो किस चीज़ का परिचय कराता है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं, गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन, या सी युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कैसा होता है, स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ना। और जो पॉइंट करेक्ट हो जाते हैं वो ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो आंसर में देखते हैं क्या है, जिस ऑप्शन में ए सी डी दिया हुआ है वो पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए सी डी मिलता है वो हमारा मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है, ईबीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है।
किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो हमें इस परिप्रेक्ष्य का क्या उदाहरण है वो बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। और दिया हुआ है यहाँ पर, लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। तो ये बात सही है। हमें केवल क्या बताना था, जो इसमें रुचिकर है वो बताना है, जो अधिक रुचिकर है वो बताना है हमें। तो ये करते हैं, एक नॉर्मल बात है, ये सही है। विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधन उपयोग होते हैं, ये भी सही है। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का उपयोग की दर ज्ञात करनी है, कि कितनी दर का जो यूज़ करते हैं, कितना करते हैं वो बताना है। कुछ वाहन यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़क पर दौड़ते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं, ये भी सही है। पर जो सबसे सुटेबल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न वर्षों में ईंधन और पेट्रोल की जो खपत है उसकी दर हमें ज्ञात करनी है, ये सबसे ज़्यादा रुचिकर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा खोज और अन्वेषण का कार्य होगा। जो पॉइंट सी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, 7 में देखते हैं क्या है। 7 में दिया हुआ है, ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। तो हमें प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग बताना है, क्या होता है ब्लूम के अनुसार। यहाँ पर दिया हुआ है समझ नहीं होता है, अनुप्रयोग भी नहीं है और विश्लेषण भी नहीं है। यहाँ पर जो होता है, जिसकी बात ब्लूम जी ने की है, वो है सृजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक ईबीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो कौन से समूह का वह उपयोग करता है, हमें यह बताना है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पोर्टफोलियो नहीं होगा, उपव्याख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा भी नहीं होता है, संचयी रिकॉर्ड द्वारा भी नहीं होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा रूब्रिक के द्वारा। रूब्रिक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब आप जानना चाहेंगे रूब्रिक क्या होता है। रूब्रिक जो होता है, क्या होता है, एक स्कोरिंग उपकरण होता है, जिससे क्या किया जाता है, विद्यार्थियों के कार्य के आकलन का क्या होता है, मापदंड किया जाता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9 में दिया हुआ है, आयशा एक कक्षा 5 की ईबीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें उपयोग की गई सामग्रियों के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हमें अंतर स्पष्ट करने हैं, जो चीज़ें घर में यूज की जा रही हैं शहरी और गांव के जीवन में देखते हुए, और उनमें अंतर स्पष्ट करने हैं। तो कौन से कौशल को यहाँ पर प्रोत्साहन मिल रहा है वो हमें देखना है। अवलोकन, मापन, वर्गीकरण एवं निष्कर्ष निकालना ए पॉइंट में दिया हुआ है, और बी में दिया हुआ है चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ों का अवलोकन करेंगे। शहरी और गाँव के जो घर हैं उनमें जो चीज़ें क्या की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, यूज की जाती हैं, उसको देखेंगे। फिर उसके आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे कि घर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि किसका अच्छा उपयोग हो रहा है, कहाँ पर दोनों चीज़ें कॉमन हो रही हैं, और उसके बाद उसका संप्रेषण करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है। कौन सा ऐसा उपागम है जो दोनों का उपयोग करता है। यहाँ पर दिया हुआ है सहयोगात्मक उपागम, तो ये नहीं है। समाकलित उपागम, ये सही है। क्रियाकलाप उपागम, तो ये भी नहीं है। व्याख्यान संग प्रदर्शन, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। दोनों जो प्रयोग करते हैं किसका करते हैं, समाकलित उपागम का उपयोग करते हैं। चलिए आते हैं 11 पर। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अनुकरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है। वह कहती है बच्चों से कि बीजों को छूकर देखें और उन्हें पता करे कि वो कैसे हैं। तब वह बीजों को पहचानने एवं उनके नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सी विधि है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है समस्या समाधान, तो यहाँ पर कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है।
सहयोगात्मक अधिगम भी नहीं है, प्रदर्शन है और व्याख्यान विधि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई व्याख्यान नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर चीज़ों का प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के द्वारा उन्हें जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं टीचर जो है उनसे वो जानना चाह रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी बोलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12 में दिया हुआ है टीना एक ईबीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग में के जो है क्या कर रही है, जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? तो टीना का कौन सा कथन है ये बताना है। जांच सूचियों का प्रयोग आसान है, ये बात नहीं है। जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है, ये चीज़ भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। जांच सूचियाँ होती हैं छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं, ये भी नहीं है। उनकी उपलब्धियों का कोई विवरण जांच सूची नहीं देती है, उनसे कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। तो जी हाँ, ये बात सही है। उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों का व्याख्या करना आसान होता है। तो डी पॉइंट जो है ये करेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक हो सकता है? तो यहाँ पर संवाद शिक्षण की बात की जा रही है, संवादात्मक हो सकता है, बताना है। विद्यार्थियों से यात्रा के से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, यात्रा तथा टिकट जो होते हैं टिकटों के प्रकार शिक्षक के द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण उनको दिखाना। डी में दिया हुआ है शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात संवाद की हो रही है। संवाद का अर्थ होता है किसी चीज़ का वाचन करना, किसी का भूमिका निर्वहन करना और उसमें अपने संवादों को बोलना। तो यहाँ पर बात सुनने की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपनी चीज़ें कैसे कि किले, डो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? एक बच्ची है जो अपनी चीज़ों को क्या करती है, शेयर नहीं करती है बच्चों के साथ। अगर टीचर कोई योजना बनाती है जिसमें सभी बच्चे भाग लेते हैं, तो वो मिली के साथ अगर कोई योजना बना पा रही है तो उसमें क्या होता है, उसको समस्या आती है क्योंकि मिली किसी के साथ भी चीज़ों का आदान प्रदान नहीं करती है। अगर आप उसके टीचर होंगे तो आप क्या करेंगे, ये पूछा जा रहा है। मिली को समझाएंगे कि वह अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ साझा करे। अन्य सभी छात्राओं को समझाएंगे कि मिली के सत्तात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। उसकी अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर क्या करेंगे, उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाएंगे और उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। तो आप क्या करेंगे? चलिए यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दिया हुए हैं ऑप्शन सारे सभी सही हैं, पर जो सबसे सुटेबल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या करेंगे? एक ऐसे कार्य का संचालन करेंगे जिसमें जो है वो समूह में कार्य करना सीखे, अधिक से अधिक उनको समूह कार्य करवाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है, ये बताना है हमें। कहानी, कविताएं, असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं के अनुसार हो सके। तो क्या कर सकते हैं हम कि वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर सकते हैं जिससे क्या हो, विविध कक्षाओं के अनुसार हो सके। तो यहाँ पर ए पॉइंट करेक्ट है। बी में दिया है पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया हुआ है संदर्भ की समझ बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए, तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। डी में दिया हुआ है ईबीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर की मानकीकृत आकलन हो, तो ये यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जो सही पॉइंट हमें मिल गए हैं वो कौन से हैं, ए और सी जो पॉइंट हैं वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 16 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? तो कौन सा ईबीएस शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है, देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। यहाँ दिया हुआ है भूमिका निर्वाह या निभाना, तो ये यहाँ पर करेक्ट पॉइंट है, ये राइट हो जाएगा, तो इसलिए ये रॉन्ग है। हमें केवल निगेटिव ढूंढना है। सर्वेक्षण ये भी पॉजिटिव में है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है।
क्षेत्र भ्रमण, ये भी यहाँ पर राइट है, पॉजिटिव है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। व्याख्यानों द्वारा शिक्षण या निर्देशन द्वारा, तो ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है और हमें नेगेटिव ही ढूंढना था। ई में दिया हुआ है संवादात्मक शिक्षण, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो जो डी दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर डी पॉइंट जो है वो आंसर राइट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 17 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। तो समस्या समाधान पद्धति में पहला चरण क्या होता है, हमें वो बताना है। समस्या को परिभाषित करना होता है, समस्या की पहचान होता है, प्रासंगिक जानकारी की खोज होता है, या परिकल्पना होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा सबसे पहला चरण जो होता है समस्या समाधान पद्धति का। सबसे पहले तो हम समस्या को पहचानते हैं, उसके बाद ही हम किसी और चरण पर जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 में क्या है। 18 में दिया हुआ है प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो ये पूछा जा रहा है व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जहाँ पर प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की बात हो जाए वो चीज़ वहाँ पर नेगेटिव हो जाती है, तो ये आंसर तो आप देखते ही कट कर देंगे। बी में आते हैं प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पर दंड और पुरस्कार की बात होती है ये भी नेगेटिव पॉइंट में आता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में देखते हैं पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उनके लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड अपनाएं। तो जहाँ पर बात होती है कठोर मानदंड की, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट में होता है। क्या होता है, आकलन में लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो ये पॉइंट राइट होता है, ये रॉन्ग कर देंगे। डी में देख लेते हैं। डी में क्या दिया हुआ है, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें, उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। तो जी हाँ, ये करेक्ट पॉइंट है, आप देखकर ही समझ गए होंगे। जहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग, उनकी अभिरुचि के अकॉर्डिंग कार्य किया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट में आता है और यही हमारा राइट आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर पॉइंट जो है राइट है। कारण दिया हुआ है किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का जो मौखिकरण होता है समस्या समाधान कौशलों में बाधा डालता है, ये बात भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जी नहीं, ये दोनों सही हैं पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बी में देख लेते हैं ए आर जो है दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो ये यहाँ पर राइट है। ए सही है, आर गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर मिलता है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता। तो कौन सा योगदान नहीं देता है ये देखना है, सकारात्मक देखना है, अर्थात पॉजिटिव रूप में जो है योगदान नहीं देता है उसकी बात हो रही है। कुपोषण कभी भी यहाँ पर पॉजिटिव रूप में कोई योगदान नहीं देगा। समकक्षियों के साथ सहयोग, ये पॉजिटिव बात है। अपसारी चिंतन, ये भी पॉजिटिव है और चर्चाएं जो है ये भी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं देता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। तो किस आधार पर उनका आकलन करेंगे, भाषा में प्रभाव, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के जो कथन है उनके द्वारा, या प्रस्तुतिकरण की जो शैली है उसके द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है। पॉइंट ए भी करेक्ट है, पॉइंट बी भी करेक्ट है। विभिन्न लेखकों के जो कथन हैं उससे बच्चों के भाषा कौशलों का या उनके प्रभाव का पता नहीं चल रहा है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। और जो उनकी प्रस्तुतिकरण की शैली है वो कैसी है उसके आधार पर आप जो है उनका आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट पॉइंट मिल गए हैं वो है हमारा फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है। तो देख लेते हैं किस में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है ये करेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं, तो ये बताना है हमें। यहाँ पर दे रखा है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना या सारांशीकरण करना। यहाँ पर दिया हुआ है बी में मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। सी में दिया हुआ
सी में दिया हुआ है कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण करना। डी में दिया हुआ है विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? अनुमान लगाना होता है, प्रश्न करना होता है, स्पष्ट करना होता है और सारांशीकरण होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 23 में क्या है। बात की जा रही है संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका जो है वो क्या कर रही है हमें बताना है। तो चलिए इसके देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है। बी में दिया हुआ है विद्यार्थियों की जो है वो मदद दे रही है। सी में दिया हुआ है विद्यार्थियों को पुनर्वलन दे रही है। और यहाँ पर जो डी पॉइंट है उसमें दिया है विद्यार्थियों को क्या कर रही है? निर्देश दे रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या? टीचर क्या कर रही है? विद्यार्थियों की मदद कर रही है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, 24 में देखते हैं क्या है। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत का प्रतिबिंबित कर रही है? हमें बताना है कौन सा सिद्धांत यहाँ पर प्रतिबिंबित हो रहा है वो हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर व्यवहारवाद की बात हो रही है, संज्ञानात्मक संकेत की बात हो रही है, यहाँ पर अंतःक्रियात्मक की बात हो रही है या सामाजिक सांस्कृतिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है अंतःक्रियात्मकता की। चलिए सी यहाँ पर राइट पॉइंट हो जाएगा। देखते हैं 25 में क्या है। एक पॉइंट दिया हुआ है श्रव्य एवं लिखित सामग्री की संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना, कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। पॉइंट दिए हुए हैं सामग्री आधारित निर्देश, प्राकृतिक उपागम, मौन तरीका या कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा सामग्री आधारित निर्देश। जी हाँ, ए पॉइंट करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर, 26 में देखते हैं क्या है। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? अगर आप द्वितीय भाषा सीख रहे हैं तो उसके अधिगम में क्या शामिल होता है बताना है। पॉइंट देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार के श्रव्य एवं लिखित सामग्री का उपयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना या विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांश का प्रयोग करना। तो यहाँ पर कहाँ द्वितीय भाषा अधिगम में शामिल की गई है वो बताना है हमें। देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार की श्रव्य एवं लिखित सामग्री का उपयोग करना। जब विभिन्न प्रकार की श्रव्य लिखित सामग्री का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर आप द्वितीय भाषा को अधिगम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 27 में देखते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना संभव है? तो किस में बच्चों का क्रमिक लेखा जोखा रख सकते हैं वो हमें बताना है। पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर उत्तर पुस्तिका परीक्षा, लिखित परीक्षा, मौखिक या पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो हो जाता है यही होता है यहाँ पर बच्चों का क्या हो जाता है? प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा के बहुउद्देशीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? तो कौन सा है यहाँ पर? जो कौन कौन से ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम। संरचनात्मक उपागम है, मौखिक उपागम है, प्राकृतिक उपागम है या शब्दकोशीय उपागम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। शब्दकोशीय जो उपागम होते हैं वो वाक्यांशों की भूमिका पर बल देते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं 29 पर। निम्नलिखित में से असमान की पहचान करिए। यहाँ पर एक दिया हुआ जो वाक्यांश है वो अलग है, वो हमें पहचानना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ दे रखा है बच्चों में प्रथम भाषा के विकास में समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया है या अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है।
अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो असमान है वो है भाषा अर्जन में नियम जो है चेतन के ज्ञान पर बल देता है। तो डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं 30 पर। प्राकृतिकवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? हमें बताना है किसका प्रयास है। तो ये किसने प्रयास किया था? रॉजर ब्राउन ने किया था, स्टीफन क्रेशन ने किया था। चलिए देखते हैं सी और डी पॉइंट में क्या यहाँ पर दिया हुआ है। ब्लमफील्ड ने किया था या कोविन ने किया था। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन क्रेशन ने किया था। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 31 में क्या है। यहाँ पर एक अभिकथन दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण दिया हुआ है, जो ए पॉइंट है वो करेक्ट है। पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीनों शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। ये पॉइंट भी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, तो ये गलत है। आर ए की व्याख्या जो है नहीं करता है। बी में देख लेते हैं क्या है। आर और ए दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो जी हाँ, ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। जो ए सही गलत है और आर सही है, ये गलत हो जाएगा। पॉइंट जो बी है ये करेक्ट रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आते हैं 32 पर। ध्वनि की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपटह कान के पर्दे से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है। संप्रेषण के दौरान श्रवण में सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। तो निम्नलिखित में से क्या सही है हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर कुछ कोड दिए हुए हैं। यहाँ है ए सही है लेकिन बी गलत है, बी सही है लेकिन ए गलत है। ए और बी दोनों सही हैं तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। ए गलत और बी जो है दोनों गलत हैं तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 33 में क्या दिया हुआ है। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो आप एक अध्यापक हैं और आपका ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए ये देखना है। विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति पर, सभी को एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना या विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को सुन्नत करना। यहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए क्या? जो एक विशिष्ट वर्ग है उसकी संस्कृति को सुन्नत करना, ये हमारा कार्य नहीं है। तो हमें यही देखना था, नेगेटिव पॉइंट ही मैच करना था। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, 34 में देखते हैं क्या है। 34 में बात की जा रही है व्हेन प्लानिंग ए लेसन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी लोएस्ट इन प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी में क्या रखना चाहिए अगर आप एक लेसन प्लान को पढ़ाने के से पहले उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, अर्थात एक पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। देखते हैं क्या ऑप्शन है। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज शुड यू डू फर्स्ट इन द लेसन ऑफ स्टूडेंट्स आर ट्राइड। सबसे पहले आप बच्चों से क्या एक्टिविटी करवाना चाहेंगे जो आपके बच्चे कर सकें, वो आपको देखना है। व्हाट एंड हाउ मच मटीरियल कैन योर स्टूडेंट कोप विद। आपके जो स्टूडेंट है कितने मटेरियल से सीख सकते हैं, आपको वो ध्यान देना चाहिए। इज़ द टीचर विलिंग टू टीच द लेसन। टीचर को क्या करना चाहिए, अच्छे से क्या करना चाहिए, पाठ को पढ़ाए, ये ध्यान रखना चाहिए। इज़ देयर समथिंग यू कैन सब्स्टिट्यूट और ऐड टू इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन। तो यहाँ पर सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हमें चेक करनी थी, लोएस्ट पॉइंट देखना था यहाँ पर। तो हो जाएगा क्या कि टीचर पाठ को कैसे पढ़ाता है वो देखना। यहाँ पर सी पॉइंट जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। बाकी तीनों जो पॉइंट हैं वो पॉजिटिव हैं और सही हैं। यही एक हमारा सबसे लो प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है तो वो हम इसको मैच कर ले रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट पर, 35 में देखते हैं क्या है। ऑन मंडे द रीडिंग एक्टिविटी ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पीकिंग एक्टिविटी ऑन इंटरनेट सीम्स टू हैव नो थेमेटिक कनेक्शन विद ईच अदर। इट वुड बी गुड आइडिया टू। किस चीज़ का गुड आइडिया हो सकता है? प्लान ए ग्रामर एक्टिविटी ऑन नेमिंग वर्ड एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड विद रीडिंग। ई में दिया हुआ है थिंक ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट टू स्पोर्ट्स एंड गेम। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। हम स्पोर्ट्स और गेम की बात कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है, ऐसी एक्टिविटी हों जो स्पोर्ट्स और गेम से रिलेट हों।
आवर सराउंडिंग। यहाँ पर है प्रैक्टिस कम्युनिकेशनल लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ इन आवर सराउंडिंग। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मैटर नहीं करती है। हमें केवल ऐसी थिंग को देखना है, ऐसी स्पीकिंग एक्टिविटी को देखना है जो रिलेट करती हो किससे, स्पोर्ट्स एंड गेम से। तो बी पॉइंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 36 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है वो देखना है। मदर टंग यूज शुड नॉट बी यूज व्हेन टीचिंग एन अनदर लैंग्वेज। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ा रही है या पढ़ाई जा रही है तो आप उसमें मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं बी में क्या है। टेक्स्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू बी यूज इन द करिकुलम। तो ये चीज़ यहाँ पर राइट है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगी। ग्रामर शुड बी टॉट इन कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी राइट है, ये रॉन्ग रहेगा। थियमेटिक अप्रोच इज़ एन इफेक्टिव वे फॉर टीचिंग वोकेबुलरी। तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। हमें देखना था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यहाँ पर यही है कि हम मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते जब हम कोई अदर लैंग्वेज पढ़ा रहे हो। यूज हो सकता है, और ये बात यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव पूछी थी, तो नेगेटिव यहाँ से मैच हो जाता है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बताइए आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम मैराथन क्लास कर रहे हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।